स्वागत है आप सबका। मैं हूं आशुतोष दुबे और आज बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, लेखांकन के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ आपको समझने बहुत जरूरी है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ने के सबसे पहले आपको इंग्लिश अल्फाबेट का नॉलेज होना चाहिए, आपको एबीसीडी आना चाहिए। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, आपको गिनती आनी चाहिए, टेबल आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बिजनेस समझना चाहते हैं, फाइनेंस समझना चाहते हैं, अगर अकाउंट समझना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का वर्ड्स, उनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन व्यापारिक लेन देन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिफर टू द चेंज इन एसेट एंड द लायबिलिटी। जब कोई भी व्यापारिक लेन देन होता है तो वहां पे हमारे जो एसेट है, जो लायबिलिटी है, वो आपस में उसका वैल्यू चेंज होता है। दिस इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यापारिक लेन देन। बिजनेस में जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कोई सामान बेचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारा दूसरा टॉपिक है अकाउंट। अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। ये खाता क्या होता है? जब एक प्रकार के सेम टाइप नेचर के सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं खाता। ठीक है, जैसे राम से सामान खरीदा, राम सामान बेचा, राम से जुड़ा हुआ सभी लेन देन राम के अकाउंट में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं राम का अकाउंट, इसको राम का खाता। दूसरा कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। वो कैपिटल वो होता है जिससे हम बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डिफरेंट टाइप के जो एसेट परचेज करते हैं, उसको ये इसका जो एसेट का अमाउंट होता है ये कैपिटल से आता है। कैपिटल से हम बिजनेस शुरू करते हैं। कैपिटल वो पूंजी होती है, कैपिटल वो पैसा होता है, पूंजी वो पैसा होता है जो हमें और पैसा कमाने में हमारी हेल्प करता है। आपको सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। अगली चीज है हमारी ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान परचेज कर लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। ये ड्राइंग दो तरीके का हो सकता है, पहला कैश, दूसरा गुड्स। हो सकता है कि अपने कैश काउंटर से हम कैश निकाल लें या अपने सामान से हम अपने दुकान में सामान रखी हुई है वहां से हम सामान निकाल लें। मान लीजिए कि आपके दुकान में 10 किलो चीनी रखा हुआ है, आप उस 10 किलो चीनी में से अपने जरूरत के लिए 2 किलो चीनी निकाल लेते हैं, तो ये बिजनेस के अकाउंटिंग बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? ड्राइंग। लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन चीज होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस लायबिलिटी रिफर्स टू द पेबल टू अदर्स। लायबिलिटी रिफर्स टू पेमेंट ऑफ अदर्स। जब हमें किसी दूसरे को पेमेंट करना होता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जब कोई भी चीजें, जब पैसा या कोई भी सामान, जब पैसा या कोई गुड्स जब बाहरी लोगों को देना होता है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं देनदारी। एसेट। एसेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। एसेट्स आर दोज थिंग्स which help to earn more profit. एसेट वो संपत्तियां होती हैं जिनकी हेल्प से आप ज्यादा पैसा कमाते हैं। और एसेट आती कहाँ है? कैपिटल के पैसे से, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारी एसेट है। एसेट दो तरह की होती है, करेंट एसेट और लॉन्ग टर्म एसेट। करेंट एसेट वो एसेट होती है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मींस जैसे शेयर हो गए, कोई बॉन्ड्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हमारी करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म एसेट दो एसेट रिफर टू द एग्जिस्टेंस लॉन्ग टर्म्स। ऐसी एसेट जिनका एग्जिस्टेंस लॉन्ग टर्म तक रिफर करता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लंबे समय तक या जो लंबे अवधि तक ऐसी संपत्तियां जिनका मूर्तमान रहता है, जो स्थायी तौर पर दिखती हैं, उनको बोलते हैं एसेट। अब आते हैं करंट वर्सेस नॉन करंट। करंट का मतलब किसी वर्ड के साथ आता है, जैसे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का मतलब ऐसी कोई एसेट जो विद इन 12 मंथ में कैश में कन्वर्ट हो जाए। नॉन करंट ऐसी कोई एसेट जो लॉन्ग टर्म में हो। क्या है करंट एसेट में क्या होगा? करंट एसेट की बात करें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हमारा होगा कैश, शेयर्स और कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? तो मैंने फाइनल करूं तो इसमें हम लिख सकते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको रख करते हैं।
टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट दोज एसेट दैट वी कैन टच, सी। ऐसे एसेट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी एसेट जो टेंजिबल है उसको हम छू सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को हम छू सकते हैं, तो क्या है? टेंजिबल एसेट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्तमान संपत्तियां। अगला आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या है बेटा? इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? अच्छा लिख लीजिए आप लोग। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट आई कांट टच, ओनली आई फील। ऐसे एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल, इज्जत, बिजनेस का रेपुटेशन, इसको हम फील कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है, बट इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। लाइक ए सॉफ्टवेयर, अब जब भी टच करते हो तो हार्डवेयर टच करते हो, उसको सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। ब्रेन इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप हेड को टच कर सकते हो बट ब्रेन को टच नहीं कर सकते। तो क्या है? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो हम पैसे खर्च करते हैं अपने एसेट को परचेज करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये दो तरह का होता है। जब हम किसी भी पैसे को कैपिटल परचेज करने में, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स को परचेज करने में जब पैसे खर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जब उससे हम रेवेन्यू, ऐसे चीजें परचेज करने में जिससे हमें पैसा जनरेट होता है, जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्प होता है, ऐसी चीजों को जब परचेज करते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। जैसे मैंने इस मार्कर को परचेज किया आपको पढ़ाने के लिए, इस मार्कर को, तो क्या है? रेवेन्यू। लेकिन इस बोर्ड को परचेज किया तो क्या है? कैपिटल। ठीक है? और रेवेन्यू जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कई बार रिपीट होता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता है, वो लंबा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा अमाउंट होता है। ठीक है? एक्सपेंसेस, इसको बोलते एक्सपेंसेस, खर्च। बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली रनिंग एक्सपेंस होते हैं उनको बोलते हैं खर्च, एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है? खर्च, जैसे हमें खर्च करने के लिए बहुत सारा डेली एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर है? अब आगे प्रॉफिट। होता क्या है? जब बिजनेस में आपका प्रॉफिट तब माना जाएगा जब आपकी आय आपके खर्च से ज्यादा हो जाए। मींस योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस, दिस इज सिचुएशन इज प्रॉफिट। मान लीजिए कि आपका एक्सपेंस 100 रुपीज का है बट इनकम आपकी 500 की है, तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा? जो प्रॉफिट का बैलेंस आएगा, प्रॉफिट 400 रुपया होगा। ठीक है? द प्रॉफिट अमाउंट इज 400। नाउ नेक्स्ट, क्या हो गया? लॉस। ये लॉस का सिचुएशन है। लॉस ये बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन है, जब आपके खर्चे आपकी आय से ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक्सपेंस है आपका, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सपेंस आपका 500 रुपया है, लेकिन जो आपकी इनकम है वो 300 रुपया है, तो बेटा यहाँ पे लॉस की सिचुएशन कितनी होगी? 200। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट रफिस लेकर है, चूंकि बोर्ड रहेगा तो हमें अगला हेडिंग समझाने में आसानी होगी। परचेज। ये परचेज क्या होता है? जब बिजनेस में जो बेची जाती है सामान, इसको गुड्स बोलते हैं, गुड्स को जब परचेज करते हैं तो होता है परचेज, उसको हम परचेज बोलते हैं। ठीक है? गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज होता है जिसको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं, मतलब दोबारा बेचने के लिए परचेज करते हैं। ठीक है? हम बिजनेस में दो तरीके से गुड्स परचेज करते हैं। एक होता है गुड्स परचेज किए अपने यूज के लिए, दूसरा क्या होता है? वो गुड्स हमारी एसेट होती है। दूसरा गुड्स क्या होता है? ऐसी गुड्स, ऐसा कोई भी आइटम जिसको रीसेल करने के पर्पस से खरीदा जाए, परचेज किया जाए। दूसरा नेक्स्ट, सेल।
बिजनेस में हम कुछ ना कुछ तो सेल करते हैं, चाहे वो हमारा गुड्स हो, चाहे हमारी सर्विस हो, या वस्तु हो या कोई हमारी सेवा हो। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमारे जो पढ़ाने का जो फीस होता है वो 5,000 रुपया होता है, 5,000 रुपीज होता है। तो क्या है हमारी ये सेल्स है। जब इसको हम सेल करेंगे, आप में कैश दोगे तो हमारा सेल सर्विस, ठीक है। सेल्स रिटर्न, मान लीजिए आपने किसी को 100 यूनिट बेचा और उन्होंने उसमें कोई यूनिट डिफेक्टेड है, खराब हो गई, और उन्होंने 20 यूनिट रिटर्न कर दिए, तो आपने एक्चुअली उसको कितना बेचा? 80 यूनिट का आपने उससे क्या किया? ये जो 80 यूनिट है इसको आप बोलेंगे सेल, और जो 20 यूनिट वापस आ गया इसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल्स रिटर्न। क्लियर है? मतलब जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाए तो क्या है? सेल रिटर्न, ठीक। परचेज रिटर्न, बिल्कुल उसी जैसा, जो भी सामान हम परचेज करते हैं, अगर परचेज किया हुआ सामान हम वापस कर देते हैं तो क्या है? परचेज रिटर्न। अपने सप्लायर को परचेज किया हुआ सामान जब वापस करते हैं तो दिस इज नोन एज परचेज रिटर्न। स्टॉक, कोई भी सामान जब हम बना लेते हैं और जब बिकता नहीं तो हमारे गोडाउन में पड़ा रहता है, जो गोडाउन में पड़ा रहता है, तो जो स्टोर होता है गोडाउन में पड़ा हुआ सामान उसको बोलते हैं स्टॉक। अब समझाते हैं आपको इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? नॉन असेंबल स्टॉक। नॉन असेंबल क्या होता है? जो मिला हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लोजिंग ईयर आ रहा है हमारा फाइनेंस का, और उसमें हम क्या बेच रहे हैं? मोबाइल बेच रहे हैं। अगर बिना बेचा हुआ मोबाइल हमारी दुकान में पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ, तो क्या हुआ? वो हमारा स्टॉक होता है। लेकिन जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मोबाइल असेंबल नहीं हुआ है, प्रोसेसर कहीं और पड़ा हुआ है और डिस्प्ले कहीं और पड़ा हुआ है, स्पीकर कहीं और पड़ा हुआ है, तो ये जो अलग अलग चीजें हैं जो नॉन असेंबल है उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्रीज। क्लियर है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनको हम उधार सामान बेच देते हैं, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। जिनको हमसे पैसा लेना होता है वो डेटर्स कहलाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है? जिनको हमने उधार सामान बेचा है, वो हमारे डेटर्स है। बिल्स रिसीवेबल, की कैटेगरी होती है डेटर्स। जिनसे हमें पैसा लेना है वो सभी बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं। ये क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल को ट्रीट करते हैं एज अ डेटर्स। क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल डेटर्स दोनों चीजें लगभग एक ही हैं। बिल्स रिसीवेबल बड़ा हेड है, उसके अंदर डेटर आता है। अब आता है बिल्स पेबल। यहां पे दोनों चीजों को हम साथ में ले लेंगे, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल मींस ऐसा, जैसे आप सामान उधार बेचते हैं वैसे बिजनेस में आप उधार सामान भी परचेज करते हैं, उधार में खरीदते हैं। जब आप सप्लायर से उधार सामान खरीदते हैं तो आप पेमेंट की सिचुएशन में आ जाते हैं। आप सप्लायर को आपको पेमेंट करना है तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, आप पेमेंट करने हैं। और जो सप्लायर है जो आपको उधार सामान बेचा है, वो जो आपको उधार सामान बेच रहा है वो हमारा सप्लायर, और सप्लायर को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जो हमको उधार सामान बेच रहा है वो क्रेडिटर, जिसको हम उधार सामान बेच रहे हैं वो डेटर्स। क्लियर है? गुड्स, ये गुड्स क्या होता है? गुड्स आर दोज आइटम वी परचेज ऑन पर्पस ऑफ रीसेल। गुड्स हर वो सामान, ऐसी सामान है जिसको हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए। मान लीजिए एग्जांपल, अगर मैंने कार परचेज किया अपने चलने के लिए, तो क्या है? हमारी कार, वो कार हमारी एसेट है, संपत्ति है, पूंजी है, कैपिटल, ठीक है। लेकिन वही कार का मेरी एजेंसी है। मान लो मेरे पास कार की एजेंसी है और मैं कार परचेज करता हूं बेचने के लिए, तो मेरी कार गुड्स है, सामान है मेरे लिए, ठीक है। कास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत। इसको क्या बोलते हैं? सामान। क्रेडिटर्स को बोलते हैं बेटा लेनदार। सर मैंने बताया नहीं, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है ध्यान में, इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स को लेनदार, और जो डेटर्स होता है इसको बोलते हैं देनदार, ठीक है। वो हमारे लिए पैसा देने के पक्ष में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको देनदार। कास्ट, ये लागत क्या होता है? जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये मार्कर कीमत 20 रुपया। अब इसमें जो लागत है, इसका पेंटिंग, लेबलिंग,
रबड़, इंक, सबकी लागत जो होती है, सामान बनाने की जो लागत होती है, जितने रुपए में कोई सामान बन के तैयार होता है, वो उसकी लागत कहलाती है, वो उसको कॉस्ट कहलाता है। क्लियर? यस और नो? ओके, तो यह कंप्लीट हो गया। आइए समझते हैं आगे। वाउचर्स, इसको रब कर दें, जा दीजिए। वाउचर्स, ये वाउचर क्या होता है? जब कहीं भी हम कोई सामान परचेज करते हैं या कोई सामान सेल करते हैं तो हम एक रसीद देते हैं, उसको बोलते हैं वाउचर। इसको ये इस वाउचर से होता क्या है बिजनेस में रूल, ये वाउचर ये सर्टिफाइड करता है कि वास्तव में कोई सामान परचेज किया गया था या सेल किया गया था या नहीं। कहीं जो बिजनेसमैन है वो झूठा सेल, फेक सेल तो नहीं दिखा रहा है, फेक परचेज तो नहीं दिखा रहा है, तो इसको वाउचर, इसको सर्टिफाइड बोलते हैं, इसको वाउचर को बोलते हैं बेटा हिंदी में प्रमाणक। प्रमाणक, ठीक है। ट्रांजैक्शन को सर्टिफाइड करने के लिए, ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करने के लिए जो बिल यूज करते हैं, जो स्लिप यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वाउचर। अब आगे आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक कटौती। यूपी बोर्ड में ध्यान दें, जो वर्ड्स है ट्रेड डिस्काउंट, हिंदी में व्यापारिक कटौती। ये व्यापारिक कटौती क्या है? सब जैसे आप किसी मॉल में देखे होंगे, बाय वन गेट वन, एक पे एक फ्री, 20% ऑफ, 50% ऑफ, इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक कटौती। इसका कोई मतलब नहीं होता है बिजनेस में, ये सिर्फ ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्शन करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी गली में जा रहे हैं, किसी शॉप पे जा रहे हैं, बगल में एक शोरूम है, वहां पे लिखा हुआ है बाय वन गेट वन फ्री, दिवाली ऑफर 50% ऑफ, दिवाली धमाका। क्या? दिवाली धमाका, 50% ऑफ। तो क्या है? एक्चुअल 50% ऑफ नहीं होता है, ये सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर दुकान के अंदर आए तो सही, उसके बाद तो हम बेचेंगे, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट। कैसा? ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? अब बात करेंगे हम कैश डिस्काउंट की। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम किसी को उधार सामान बेच देते हैं, जब किसी को उधार सामान बेच देते हैं, मान लीजिए मैंने एक राम है, राम को मैंने सामान उधार बेच दिया, राम बोला कि 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो उधार सामान बेचे, जब बेचते हैं हम उधार सामान बेचेंगे, उधार सामान की कैश की रिकवरी करने के लिए, जल्दी कैश की रिकवरी करने के लिए हम देते हैं कैश डिस्काउंट। राम को मैंने 1000 का सामान बेचा, राम बोला पेमेंट 10 दिन बाद करनी है, मुझे 2 दिन बाद जरूरत हो गई कैश की, हमने राम को फोन किया, बोला भाई 10% कैश ऑफ कर देंगे, मतलब तुम जो 1000 का सामान ले गए हो अब सिर्फ हमें 10%, 100 रुपया ऑफ तुम्हारा बंद हो जाएगा, 900 दे दो, ठीक है। तो कैश जल्दी से कैश कलेक्ट करने के लिए, इमीडिएटली कैश कलेक्ट करने के लिए हम क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। तो आप बोलोगे सर तुम्हारा लॉस हो जाएगा 100 रुपए। नहीं नहीं नहीं, लॉस नहीं होगा, आपको 900 रुपए मिल जाएगा। वो 10 दिन में फंसा कर का पैसा, आप जैसे 900 रुपए मिला आपको, उसको हम अपने बिजनेस में लगाकर डबल कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा पैसा बैड डेट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। जर्नल एंट्री क्या होता है? जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रफ में रिकॉर्ड करते हैं, आज रफ में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट, नेक्स्ट बैड डेट। किसी को जब हम उधार सामान बेचते हैं और वो पैसा में नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। जैसे राम को मैंने 500 रुपए का सामान बेचा, राम ने मुझे 500 या तो 500 रुपया पूरा नहीं दिया, या तो 500 रुपए में से 200 रुपया दिया और 300 रुपया नहीं दिया, तो क्या हुआ? हमारा 300 रुपया डूब गया। जितना पैसा डूब गया उसको बोलेंगे बैड डेट। क्लियर है? अब अगला टर्म्स है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या है? दोज पर्सन आर नॉट एबल टू पे द डेट। दोज पर्सन नॉट एबल टू पे द डेट, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कर्ज देने के लिए सक्षम नहीं है, जो कर्ज देने में सक्षम नहीं है, वो क्या है? इंसॉल्वेंट है। इसको और तरीके से समझ सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कर्ज उसकी संपत्ति से ज्यादा हो गया, जो आपके पास एसेट है, इंसॉल्वेंट। आपके पास जो एसेट है वो एसेट है 500 रुपीज का, और जो आपके पास डेट हो गया बेटा वो हो गया 1500 रुपीज का, तो क्या होगा? फाइनल सिचुएशन क्या बनेगी? इंसॉल्वेंट। ठीक है, अब डिफॉल्टर हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ये पर्सन डिफॉल्टर हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, अभी अपने कैश को, कर्ज को पेमेंट नहीं कर पाएगा। अगला होता है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट क्या है? दोज पर्सन एबल टू पे द डेट, ठीक उसका उल्टा,
अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो एसेट है वो हो गया 1500 का और जो डेट है वो 500 रुपए का हो गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एसेट, जिसकी संपत्तियां, एसेट की संपत्ति, जिसकी संपत्ति उसके कर्ज से ज्यादा है, मतलब कर्ज कम है संपत्ति ज्यादा है, वो किसी भी सिचुएशन में अपने कर्ज को दे सकता है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर है? बिजनेस में एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं एंटिटी। ये एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर बॉडी, एक कोई पार्टिकुलर बॉडी जो सेपरेट बॉडी होता है, वो कौन हो सकता है? बिजनेस हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। बिजनेस बोले तो सर, बिजनेस बोले तो ये हो सकता है HDFC हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, ठीक है। पर्सन बोले तो सर राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं। तो आप क्या है, आप एक बिजनेस के नजर में आप एक पर्सनल एंटिटी है, ठीक है, पार्टिकुलर पर्सन है। जैसे आप पार्टिकुलर पर्सन है, वैसे बिजनेस भी इन द अकाउंट एक पार्टिकुलर पर्सन होता है, ठीक है। बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, जैसे आप अब देखते हैं टर्नओवर। अब ये टर्नओवर क्या होता है? आप अपनी इन्वेंटरी को, आप अपने स्टॉक को जितनी बार बेच देते हैं, इसको बोलते हैं टर्नओवर। क्लियर है? जो फाइनल सेल वैल्यू होता है 1 ईयर का, 1 फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक उदाहरण के तौर पर समझाएं तो 1 अप्रैल 2020 लिया तो अगला 31 मार्च 2021 ले लिया। 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। क्लियर है? टोटल सेल वैल्यू होता है टर्नओवर। लिव स्टॉक, लिव स्टॉक क्या होता है? बिजनेस में हम ऐसे बहुत सारे चीजें लिखते हैं जो लिव स्टॉक होता है, जो जिंदा वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर आपका डेयरी फार्म है तो आपके पास गाय, भैंस, बैल जो भी है वो क्या है, लिव स्टॉक है, ठीक है। तो जो हम एनिमल्स होते हैं हमारे साथ बिजनेस में, उनका भी वैल्यूएशन होता है, हमारे पूरे बिजनेस में उनका भी वैल्यूएशन होता है। तो जो एनिमल्स का वैल्यूएशन होता है उसको बोलते हैं लिव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, जब हम अपने बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं या हम अपने बिजनेस से बाहर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको विनियोग। यूपी बोर्ड वाले खासतौर से ध्यान दें हिंदी वर्ड्स पे, उसको बोलते हैं विनियोग, ठीक है। अगला होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। ये कैसे होता है? इसमें हम बोले तो 2 साल आते हैं, 1 साल और 2 साल, ठीक है, मतलब पिछला साल और नेक्स्ट ईयर, लेकिन कुल मिला के बनता है 12 महीने। कैसे? 1 अप्रैल, एग्जांपल लेते हैं 2020-2021 का, तो 1 अप्रैल 2020 का 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2021 तक, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर? तो आइए समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे खर्च होते हैं जो हम काम तो करा लेते हैं बट हम पेड नहीं करते। सर्विस तो ले लिया बट पैसा नहीं दिया, उधार में ले लिया सर्विस, उधार में सामान ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? मान लीजिए आपके घर कोई लेबर काम कर रहा है, आप उससे जो वर्क कराते हो, वर्क तो आप करवा लिए बट उसका जो वेजेस चार्ज होता है आपने उसको वेजेस नहीं दिया, तो क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। उसकी मजदूरी आपके पास अदत्त है, इसको बोलते हैं अदत्त खर्चे। ऐसे खर्चे जिनका आपने दिया नहीं, ऐसे खर्चे जिनका आपने पेमेंट नहीं किया है। क्लियर है? अगला है एक्चुअल इनकम। ये एक्चुअल इनकम क्या है? एक्चुअल इनकम बिल्कुल आउटस्टैंडिंग की जैसा है बट इससे रिवर्स है, इससे उल्टा है। जब एक्सपेंस की बात आती है, हमने सर्विस ले ली, हमने सेवाएं ले ली हैं, हमने प्रोडक्ट परचेस कर लिया बट पेमेंट नहीं किया है, तो क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरीके से हमने सामान बेच दिया या हमने सर्विस दे दी, मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने फीस मुझे नहीं दिया, तो हमारी क्या होगी? एक्चुअल इनकम। अर्जित आय, उपार्जित आय इसको बोलते हैं। हमने एक्चुअल में वो पैसा कमा लिया है, ठीक है, बट पैसा मिला नहीं। हमने पैसा कमा लिया है, हमने उस पैसे के लिए काम कर दिया है बट वो पैसा नहीं मिला है। क्लियर है? तो ये हुआ एक्चुअल इनकम।
आज मैंने आपको टोटल 40 वर्ड्स पढ़ाया है, 40 वर्ड्स एक्सप्लेन किए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंट्स। आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही, बाकी जो भी वर्ड्स होंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप नोट करिए, बाकी अपना ध्यान रखिए। अगर आप मेरा मोटिवेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।